तो कल हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा जिसमें गैलीलियो का यूज था, गैलीलियो ने भी कुछ कहा था। गैलीलियो के एक स्टेटमेंट के बाद न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बनाया जिसमें टोटल इनर्शिया का यूज हुआ था। टोटल और टोटल इनर्शिया का ही यूज हुआ था। व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया किसी प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी खुद ब खुद अपने आप किसी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या फिर डायरेक्शन में चेंज नहीं कर सकती। इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है। इतना कर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है, हमें तो मेनली आज पढ़ना क्या था, मेन आज पढ़ना था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और उससे पहले आज एक टॉपिक है जिसे हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आज एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। अब जैसे एक शख्सियत है यहाँ पर भूपेंद्र कुमार, जिन्होंने अपना माइक म्यूट नहीं किया है, जो बहुत कष्ट दे रहा है मुझे। आप कितने अच्छे बच्चे हो जाते हो, अब खुद से माइक म्यूट कर लिया करो तो डिस्टर्ब नहीं होता, नहीं तो कान में मेरे आवाज आती है ना तो मुझे बड़ा ऑड लगता है, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता फिर इस तरह से। ठीक है, तो अपने से म्यूट कर लिया करो। जब बोलना हो, जब मैं कहूं कि हाँ अब बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उस समय बोलिए तो फिर बेटर लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो इस तरह से समझ नहीं पाओगे कुछ भी। तो जरूरी है कि जब आपका टाइम हो, जब मैं कह दूं कि हाँ अब मैं पढ़ा चुका हूं, अब कुछ पूछना हो आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो, तो उस टाइम पे फिर बोला करो, फिर खुल के बोलो, कोई टेंशन नहीं है। बट लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक प्रॉब्लम होती है, बोला मत करो। बोलते हो डिस्टर्ब होता है, माइक म्यूट रखो, बोलो, जितना मन करे उतना बोलते रहो, मुझसे क्या है, मुझे सुनाई नहीं देगा, माइक म्यूट कर लो बस। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम है क्या? हाँ, मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम मीन्स मास इन मोशन। मोमेंटम का मतलब होता है मास इन मोशन। और दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में हैं, प्रेजेंट हैं, क्या उनका मास है? आपका आंसर होगा यस सर। जो स्पेस कवर करते हैं, जो एरिया कवर करते हैं इस यूनिवर्स में, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो बिल्कुल उनका मास होगा, कुछ ना कुछ होगा, भले छोटा सा ही हो लेकिन मास जरूर होगा। अगर मास होगा और वो मोशन में होंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? मोमेंटम आ जाएगा। जब भी कोई बॉडी, किसी में मास अगर है, मास वैसे सारी बॉडीज में होता है, अगर मास है और वो मोशन में है, मास इन मोशन, तो उस बॉडी में क्या होगा? मोमेंटम होगा। कभी आप लोगों ने देखा होगा जब हम जंप करते हैं, जंप करने से पहले अगर हमें एक बाउंड्री कूदनी है तो क्या आप डायरेक्टली खड़े खड़े कूद सकते हो? नहीं कूद सकते। आपको क्या करना पड़ता है? दौड़ करके आना पड़ता है। जब आप दौड़ने लगते हो तो आपका मोमेंटम बन जाता है। उसके बाद जैसे ही आप जमीन छोड़ते हो तो आप आसानी से काफी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हो, काफी डिस्टेंस कवर कर सकते हो। बट अगर आप दौड़ करके एक पोजीशन पर खड़े होकर के अगर आप जंप करोगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे, कम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। लेकिन दौड़ करके आते हो और उसी डिस्टेंस को कवर करते हो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो इसलिए मोमेंटम का होना जरूरी। जब मास इन मोशन होता है तो उस बॉडी में क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम मींस मास इन मोशन। अगर फिजिक्स के भाषा में कहा जाए मोमेंटम का डिफिनेशन कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे, तो कहा जाता है मोमेंटम is defined as the product of mass and velocity of the body। किसी बॉडी की मोमेंटम को डिफाइन कैसे करोगे? तो किसी बॉडी के मोमेंटम कैसे डिफाइन होती है? किसी बॉडी की मोमेंटम डिफाइन होती है उस बॉडी की मास और उस बॉडी की वेलोसिटी के प्रोडक्ट से डिफाइन होती है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। सॉरी, कैमरा हिल गया था अभी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। P is equals to mv, m is the mass and v is the
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यूनिट की बात करोगे तो यूनिट एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा, मोमेंटम किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है, पूछ सकते हो आप लोग अगर ना समझ में आया हो मोमेंटम तो। सबको आ गया? मोमेंटम मींस मास इन मोशन, और डिफाइन कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये उसका मोमेंटम बताएगा। जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका मास कितना है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मोमेंटम होगा। अच्छा बताओ, अगर हम फोर्स इक्वल ले लें, मोमेंटम इक्वल ले लें, किसी बॉडी की बात कर लें, तो किसी बॉडी के मोमेंटम का रेशियो कैसा हो सकता है, मोमेंटम का रेशियो कैसा हो सकता है। मान लीजिए इसको रफ कर दें, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो डेफिनेशन लिखाए जाते हैं जो बोर्ड्स पे लिखते हैं, या फिर कॉपी पे लिखते जाया करो। कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हो बाद में लिख लिया करो, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो, ठीक है। रफ करें। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इसी का थोड़ा सा टर्म्स देखते हैं। एग्जांपल तो नहीं है, इसी आगे समझाना है आपको। मान लीजिए दो बॉडी हैं, पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। पहली बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव करती है, और दोनों का मोमेंटम इक्वल है। अगर मान लीजिए दोनों का मोमेंटम इक्वल है, इट मींस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। अगर दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वल है तो m1 v1 जो है वो m2 v2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वल है। तो पहली बॉडी का मास पहली बॉडी की वेलोसिटी का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट दूसरी बॉडी के मास और दूसरे बॉडी के वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां से देखें तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 मिल रहा है। m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1 मिलता है। अगर मानिए ये मान लीजिए कि m2 जो है वो बड़ा है m1 से, m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 m1 से बड़ा होगा, m2 m1 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात अगर कोई नंबर डिवाइड में है और वो ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर है, तो डिवाइड करने पर वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है या 1 से ज्यादा आती है? बोलो। हाँ, अगर ये नंबर बड़ा होगा, m2 बड़ा हो जाएगा, m1 छोटा हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से कम हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। इसका मतलब v2 अपॉन v1 की वैल्यू जो है, v2 अपॉन v1 की वैल्यू जो है वो 1 से कम रहेगी। v2 अपॉन v1 की वैल्यू क्या है 1 से कम रहेगी। इसका मतलब ये है कि v2 इज लेस देन v1, यानी जो वेलोसिटी होगी पहले बॉडी की वो ज्यादा होगी, वेलोसिटी दूसरी बॉडी के वेलोसिटी से ज्यादा होगी। हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर दो बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है, जो बॉडी भारी होगी यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया कुछ? ये समझाने का मतलब था कि अगर दो बॉडी सेम मोमेंटम में हैं, जैसे एक इंसान है, दो आदमी है, एक बहुत पतला है और एक बहुत मोटा है, एक का वेट 90 किलोग्राम, एक का वेट 50 किलोग्राम है, तो बताओ दोनों का मोमेंटम सेम है तो कौन ज्यादा वेलोसिटी से दौड़ेगा, पतला वाला कि मोटा वाला? और वैसे भी प्रैक्टिकली देखते हो पतला वाला ज्यादा तेज दौड़ पाएगा, मोटा वाला कम तेज दौड़ पाएगा, है ना। प्रैक्टिकली देखो तो वैसे भी प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो मोटा वाला थोड़ा सा धीमे हो जाएगा और पतला वाला भाग जाएगा तुरंत स्पीड में 180 की स्पीड से। समझ में आ गया है? मोमेंटम समझ में आ गया सभी को? तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का
सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन ने सेकेंड लॉ क्या दिया था? ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हमने टर्म्स कुछ पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हमने पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया, मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया। ये सब क्या है? जैसे अगर मैंने कहा था इनर्शिया के कारण से ही मोमेंटम जनरेट होता है, अगर इनर्शिया ना होता तो मोमेंटम ही जनरेट ना होता। मोमेंटम में क्या करते हो? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्या करते हो, किसी साइकिल है, साइकिल को क्या करते हो आप, काफी देर तक फोर्स लगाते रहते हो फिर छोड़ देते हो, मतलब पैडल मारना छोड़ देते हो। अगर पैडल घुमाना छोड़ दो तब भी साइकिल काफी दूर तक चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसका मोमेंटम बन चुका है, वो उसका मोमेंटम गेन कर चुका है। तो जब आप फोर्स लगाना छोड़ देते हो उसके बाद जो बॉडी मूव करती है वो किस कारण से मूव करती है? मोमेंटम के कारण से मूव करती है। और मोमेंटम किसकी वजह से आता है? इनर्शिया की वजह से आता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो अगर मोशन में रहना चाहती है इसका मतलब उसमें क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। जैसे कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि अगर आप बस पे खड़े रहते हो और अचानक से ब्रेक लग जाता है तो आप आगे की तरफ मूव कर जाते हो, आगे की तरफ झुक जाते हो। क्यों झुकते हो? क्योंकि मैंने बताया था आपकी बॉडी का लोअर पार्ट तो तुरंत ही स्टॉप हो जाता है, बट बॉडी का अपर पार्ट अभी भी मोशन में रहना चाहता है। क्यों मोशन में रहना चाहता है? ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया के कारण से आपकी बॉडी के अपर पार्ट में मोमेंटम आ चुका है, जिसके वजह से आप आगे बढ़ना ही चाहते हो। ठीक है, समझ में आया? मोमेंटम का कुछ मीनिंग समझ में आ गया होगा, ओवरव्यू कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़े, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, अगर न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप दो तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब आपके बुक्स में एक तरह से दिया जा सकता है, दूसरी बुक में हो सकता है वो मेथड ना दे करके दूसरा मेथड दिया हो। यानी सेकंड लॉ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से समझाया गया है। न्यूटन भाई साहब ने सेकंड लॉ को दो तरीके से समझाया है। एक तो बहुत आसान है, एक थोड़ा सा टफ है समझना, थोड़ा सा टफ है, वो थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा कैसे समझोगे। पहला वाला देख लो, जो आसान वाला है पहले उसको देखते हैं। न्यूटन ने कहा कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, when we apply a force on a body, then the force applied, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है उस बॉडी की मास पर, और जितना हम फोर्स लगाएंगे उस बॉडी में उतना ही एक्सेलरेशन जनरेट होगा। यानी जिस बॉडी का मास जितना होगा हमें फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। यानी किसी बॉडी का जो फोर्स होगा, किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाएंगे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उस बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बॉडी पे जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, और अगर बॉडी मोशन में आती है तो बॉडी के अंदर क्या जनरेट होगा? एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो भी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, और जितना कम फोर्स लगाओगे बॉडी में उतना ही कम एक्सेलरेशन आएगा। और मास जितना ज्यादा होगा आपको बॉडी पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो फोर्स होगा वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो फोर्स होगा वो एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस अगर हम देखें यहां से तो फोर्स जो है वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया। अच्छा, फिजिक्स की भाषा में आज के बाद जान लो, अभी तक नहीं पता था आपको, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाया जाएगा तो इसकी जगह पर क्या लगाया जाएगा? इक्वल लगाया जाएगा। और इक्वल ऐसे नहीं लगेगा, इक्वल लगेगा तो साथ में एक कांस्टेंट आएगा, जिसे हम कांस्टेंट क्या कह रहे हैं? के कह रहे हैं, कांस्टेंट के, वेयर के इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पर के को कहा जाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हट करके एक कांस्टेंट आया हुआ है, इक्वल लगाया हमने। तो इक्वल तभी लगाएंगे जब एक कांस्टेंट आएगा। प्रैक्टिकल किया गया, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए, प्रैक्टिकली देखा गया कि जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 के बराबर होती है। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? F इज इक्वल टू ma बन जाता है। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू ma। इट्स योर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, एक फॉर्मूला है। मैंने कहा था कि न्यूटन का सेकंड लॉ ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी केवल थ्योरम है
उसकी स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, बट सेकंड लॉ से ही आपको सब कुछ डिराइव करना है, सेकंड लॉ से ही आपको सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स जो आप लगाओगे वो सेकंड लॉ पे ही लगाओगे। फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत कम है, सेकंड लॉ पर ही सारे बेस न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। F इज इक्वल्स टू के सॉरी F इज इक्वल्स टू एम ए, समझ में आया? चलो इसको दूसरे स्टेटमेंट से भी समझते हैं, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको भी समझ लेते हैं, वो भी आसान है, इतना टफ नहीं। अगर आप कह रहे हो कि टफ है सर, आप कह रहे हैं बहुत टफ है, लेकिन सर क्या करें, टफ है आप लोगों के लिए इसलिए टफ बोल देते हैं। लेकिन अगर टफ ना लगे किसी को तो सॉरी पहले से ही। हाँ चलो सेकंड स्टेटमेंट सेकंड टाइप का देखते हैं कि कैसे सेकंड टाइप होगा। इसमें आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या है, तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। ये अप्लाइड ऑन द बॉडी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied on the body। ये है सिंपल सा, सरल सा, सादा सा स्टेटमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी किसी बॉडी पर किसी बॉडी के मोमेंटम में जिस रेट से चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज हो सकता है मोमेंटम बढ़ रहा हो सकता है मोमेंटम घट रहा हो, मोमेंटम में चेंज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उस बॉडी पर लगाए गए फोर्स पर। यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो, इक्वल लिख लो, ज्यादा बेटर है। ये F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, वेयर डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। मान लो किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी है m मास की कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद उस पर हमने क्या लगाया, f फोर्स लगाया। f फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई। f फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो उस बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, इसे कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। मतलब समझ में आ गया ये क्या, स्टेटमेंट याद हो जाएगा। स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए, फिर उसकी बात प्रूविंग करते हैं इसकी। स्टेटमेंट समझ में आ गया, याद हो जाएगा। स्टेटमेंट तो याद करना है, ये याद करना है बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में जिस रेट से चेंज होगा, यानी समय के साथ मोमेंटम चेंज हो सकता है ना बॉडी का। अगर समय के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंज होगा, आप जितना कम फोर्स लगाओगे मोमेंटम में उतना ही कम चेंज होगा। यानी मोमेंटम में जो चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल चला रहे हो, आपकी साइकिल की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर आपकी साइकिल की स्पीड है। मान लीजिए आपकी और आपकी साइकिल का मास मिला करके, दोनों का मास, यानी साइकिल का मास और आपका मास, दोनों का मास मिला करके 60 किलोग्राम आप दोनों का मास है, साइकिल का प्लस आपका, दोनों का मास कितना है 60 केजी, और आपकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है या 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका मोमेंटम कितना हो गया भाई, 300 हो गया किलोमीटर पर, 300 केजी किलोमीटर
पर आवर, ये आपका मोमेंटम हो गया। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी। कुछ समय बाद आफ्टर टाइम t आपने तेज लगाया, फोर्स लगाया और आपकी साइकिल की स्पीड आपने बढ़ा दी। साइकिल की स्पीड, अच्छा मास तो वही रहेगा ना कि मास चेंज हो जाएगा? आपका और आपकी साइकिल का मास तो मिला करके 60 kg ही रहने वाला है। क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी चेंज होकर के मान लीजिए हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर हो गई तो कितना आ गया? ये आ जाएगा भाई 600 kg किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्या हो गया, आपका मोमेंटम चेंज हो गया। पहले 300 था, अब मोमेंटम कितना हो गया? 600 हो गया। मान लीजिए इस मोमेंटम के चेंज होने में 1 घंटे लगे थे या आधे घंटे लगे थे। इस मोमेंटम के चेंज होने में आधे घंटे का टाइम लगा। इस मोमेंटम के चेंज होने में आधे घंटे का टाइम लगा, तो आप क्या कहोगे? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज आया? मोमेंटम में चेंज आया 300। पहले 300 था, बाद में बढ़कर के 600 हो गया। तो चेंज कितना हुआ? 300 बढ़ गया। कितना टाइम लगा था? मान लीजिए हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे लगे थे। आधे घंटे का मतलब 0.5। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। यानी हमने इतना फोर्स लगाया होगा तो जाकर के इतना मोमेंटम में चेंज आया होगा। अब स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर डिपेंड करता है अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना फोर्स आप बॉडी पर लगाओगे, मोमेंटम में जो चेंज होगा वो उस फोर्स पर डिपेंड करेगा। तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपने मोमेंटम कितना चेंज किया। मोमेंटम में जितना चेंज आया, कितने समय में चेंज आया, आप ये बता दोगे कि हाँ हमने इतना फोर्स लगाया था। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब समझ में आ गया? चलो बढ़िया, रफ करें इसको। चलिए, हमने अभी स्टेटमेंट तो पढ़ लिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये तो पढ़ लिया हमने। अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थोड़ी प्रूविंग भी कर लेते हैं। प्रूविंग करना भी जरूरी है। मान लीजिए कि एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है ना? उस बॉडी का मास कितना है? m है। लेट कर लेते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ mass m, let a body of mass m moving with initial velocity u after time t, we apply a force F and its velocity का मतलब किसकी वेलोसिटी? बॉडी की वेलोसिटी। its velocity becomes v। इतना मतलब समझ में आया कि नहीं? बताओ पहले जो मैंने लिखा। लेट किया, एक बॉडी है मास m की, मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। t टाइम के बाद हमने फोर्स F लगा दिया और क्या कर दिया? उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u है। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। तो मोमेंटम लिख सकते हैं हम लोग। इनिशियल मोमेंटम लिखा जा सकता है। इनिशियल मोमेंटम, अच्छा मुझे बता दो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? बताओ जल्दी से बेटा। मोमेंटम की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। मोमेंटम बताओ। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मास इन मोशन मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम मींस मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम मींस मास एंड फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। समझ में आया? अच्छा, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ? इतना नोट हो गया सभी का? जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फर्स्ट,
हो गया? चलिए, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, अच्छा बताइए मुझे। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा भाई? बताओ जल्दी से, मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? अरे चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो फाइनल क्या है? फाइनल मोमेंटम क्या है? mv। और इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu। तो mv माइनस mu, ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा p की वैल्यू। ये क्या था? इनिशियल मोमेंटम, और ये फाइनल मोमेंटम। डेल्टा p का मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? mv माइनस mu आ गया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि f इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होता है। तो mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t, है ना? m कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हम कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी लिखा जा सकता है। और ये है क्या? v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी क्या है बेटा? मास तो m है, ये क्या है? ये इसको क्या कहेंगे? क्या लिखा है ये? गुड, एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम नीचे है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये v माइनस यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बन जाएगा f इक्वल्स टू एम ए। ये हो गया प्रूव आपका। देखो सेकंड लॉ फिर से वहीं पर आ गए, f इज इक्वल टू एम ए। एक तो आपने डायरेक्टली कर लिया था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। फिर आपने डायरेक्टली लिख दिया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma होता है। ये सारी चीजें आपने कर ली, बट यहां पर क्या है? f इज इक्वल टू ma आपको इस मेथड से प्रूव किया गया। एग्जैक्ट में यही है सेकंड लॉ। रियलिटी में अगर देखा जाए तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है। वो तो आपको चलते फिरते बता दिया जाता है कि चलो ठीक है, आप कुछ नहीं जानते तो इतना तो जान ही लो, लेकिन अगर रियलिटी में आपको समझना है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है। इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो स्टेटमेंट था, जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिखाया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। ये रियलिटी में सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? समझ में आ गया होगा? अच्छा बताओ, यूनिट क्या होती है फोर्स की? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये एमकेएस सिस्टम में होता है या सीजीएस सिस्टम में? देखो, दो सिस्टम होते हैं, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है। एसआई यूनिट होती है फोर्स की, एसआई यूनिट होती है न्यूटन, कैपिटल एन से लिखा जाता है इसको, न्यूटन कैपिटल एन से। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, क्या होती है भाई? ये क्या लिखा है? डाइन। डायन नहीं है बेटा, डाइन है, डायन नहीं है। पता चला डायन पढ़ लो, डाइन, ठीक है। ये न्यूटन की, सॉरी, ये फोर्स की एसआई यूनिट भी, एसआई यूनिट तो नहीं है, एसआई यूनिट तो न्यूटन है, बट ये फोर्स की दूसरी यूनिट है जो सीजीएस सिस्टम में होती है। जैसे आप पढ़ते हो लेंथ की यूनिट एक मीटर पढ़ते हो, एक दूसरी लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर पढ़ते हो, मिलीमीटर पढ़ते हो, किलोमीटर पढ़ते हो, उसी तरीके से फोर्स की भी एक दूसरी यूनिट है, एक तो न्यूटन और दूसरी क्या है? डाइन है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितनी डाइन? जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरीके से 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता होगा?
तो 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब ये 10⁵ का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट हो थोड़े बहुत तो पता ही होगा, है ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। समझ में आ गया? समझ में आया सभी को? हाँ बोलो जल्दी से हाँ बोल दिया करो, तुम लोग टाइम बहुत लगा देते हो। हाँ ऐसे बोल दिया करो, अच्छा लग जाए हमको भी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाओगे, नहीं आएगा तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं पूछोगे तो फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं, 4 या 5 न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा तो बहुत कम, बट आप लोगों को लगाना पड़ेगा, लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। गुड, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ 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 कर सकते हो। चलो ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। ओके बाय। बाय बाय।